ठीक है, चल आपको ये बातें समझ में आ गई बच्चे? किसी को कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो कि सर अभी तक हमारे को थोड़ा कंफ्यूजन है सर हिस्टैरिसीस लॉस के अंदर। आपको हिस्टैरिसीस लॉस समझ में आ गया? आपको विजुअलाइज हुआ हिस्टैरिसीस लॉस करो? आपको पूरा एक बार सभी बच्चे बताओ, आपको सभी बच्चों को विजुअलाइज हुआ ना भैया? आप समझे ना सारी चीजें कि कैसे कैसे चीजें हो रही थी हमारे पास? ओके, तो अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ, जो आपके पास बीएच कर्व होगा, जो आपने बीएच कर्व आपने देख लिया, हमेशा आप उसका एरिया कैसा चाहोगे? अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि उसका एरिया आप हमेशा कैसा चाहोगे, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, कैसा एरिया चाहोगे? मयंक आप बोल रहे हो सर लेस, प्रकाश एंड सुमित ओके, कम चाहेंगे सर, सीवी से कर ओके, मतलब सभी बच्चों को पता है कि सर हम उसका एरिया क्या चाहेंगे सर, उसका एरिया हमारे पास कम होना चाहिए सर। इतनी सी बात समझ में आ गई सर? अर्थात इतना फ्रेश मटेरियल हमारे को लेना पड़ेगा सर, आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, इसलिए आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यूज कर। ओके, अब बच्चे देखो, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं हिस्टैरिसीस लॉ। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑफ, और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके पास। कैलकुलेशन ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस, कैलकुलेशन ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस। देखो बड़ी प्यारी इसकी कैलकुलेशन है भैया। आपको पता है सर, यहां पे जहां पे भी बात हुई हमेशा हमने एनर्जी लॉस की बात की, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है ना उस कर्व के अंदर, उस नॉन लीनियर बीएच कर्व के अंदर एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी की हम बात करेंगे। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है सर, तो उसी को तो आप हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हो ना, एनर्जी का लॉस मतलब हिस्टैरिसीस लॉस। तो सर अगर मैं एनर्जी की बात करूं, अगर एनर्जी की मैं बात करूं टी, ओके ये आपके पास एनर्जी बोल दी, तो आप बोल सकते हो ना भैया इंटीग्रेशन ऑफ टी तो मैं ऐसा करता हूं, इसको स्टेप 1 दे देता हूं, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन होगा लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, पी ऑफ टी, तो भैया आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना, इंस्टेनियस पावर मतलब इंस्टेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेनियस करंट। क्या बच्चों इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं? ओके, इनटू क्या कर दोगे भैया, डी ऑफ टी कर दोगे, पीटी इंटू डी टी, ये कर दोगे। अब ये बताओ कि सर हमने इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा, इंड्यूस ईएमएफ आया ना यहाँ पे एसी के कारण फ्लक्स क्रिएट हुआ, ऐसे ऐसे करके इंड्यूस ईएमएफ आ गया था हमारे पास। जब इंड्यूस ईएमएफ आया था सर ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो सर वो ऐसे ही आया था, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू एन डी फाइव अपॉन डी ऑफ टी, यही आया था सर। अगर यही इंड्यूस ईएमएफ आया था तो ये बी का ही बात कर रहा हूं सर मैं, इस बी ऑफ टी की बात कर रहा हूं सर मैं। ओके, ये इंड्यूस वोल्टेज हो गया, इस बी ऑफ टी का वैल्यू आप यहां पे पुट कर देना बच्चे। आप बोलोगे सर एनर्जी कितना आ जाएगा सर, एनर्जी कितना आ जाएगा सर, एनर्जी आ जाएगा सर हमारे पास एन डी फाइव ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी इंटू क्या कर दोगे भैया, इंटू आई ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। तो भैया इससे इसको कट कर दोगे तो सर एनर्जी जो मिलेगा हमारे को, एनर्जी जो मिलेगा हमारे को वो कितना मिलेगा सर, इंटीग्रेशन एन आई ऑफ टी ओके और डी ऑफ फाइव, ये डी ऑफ फाइव आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए आपको यहाँ पे टी लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको लोग सर टी कहाँ गया, इसलिए डायरेक्टली डी फाइव आप लिख लो। अब आपको पता है सर जो ये आपने लिखा है एन आई, ये सर एमएमएफ को रिप्रेजेंट करता है सर, ये एमएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, एन आई ऑफ टी ये एमएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम स्टेप 2 पे प्रोसीड कर जाते हैं। अगर मैं स्टेप 2 पे प्रोसीड करूं, अगर बच्चे मैं स्टेप 2 पे प्रोसीड करूं, अब मेरा मामला है, मैं आपसे ये चाहता हूं कि मैं इस एमएमएफ को हटा के, तोड़ मरोड़ के, कुछ भी करके मैं यहां पे एच को लेके आऊं, इस एन आई ऑफ टी को हटा के सबसे पहले तो मैं ये करूं कि मैं यहां पे कुछ गलती तो नहीं की ना, सही है, हाँ सबसे पहले तो आप ये करो, सबसे पहले तो इस फाइव को हटाओ। देखो हम एक एक कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस फाइव को हटाओ, इसकी जगह पे मैं चाहूंगा कि भैया मैं बी को लेके आऊं, मतलब मैं चाहता हूं कि एक तो बी आ जाए एक एच आ जाए, तो बी एच कर्व की ही हमने बात की है।
तो एक तो मेरे पास बी आ जाए, एक मेरे पास एच आ जाए। तो सबसे पहले मैं इस फाई को हटाने के लिए, स्टेप 2 में प्रोसीड करता हूं। और आपको पता है कि सर फाई इक्वल्स टू क्या होता है सर, बी ए होता है कि नहीं होता है, बी इक्वल्स टू फाई अपॉन ए। तो फाई इक्वल्स टू बी ए होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो आप ये बोलोगे कि सर आपके पास एरिया तो कांस्टेंट है ना, एरिया तो आपने निकाल लिया, एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया तो आपके पास कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा सर, डीबी हो जाएगा। इतना सा आपने टुकड़ा उसका ले लिया भैया। अगर इतना सा पार्ट आपने उसका ले लिया तो आप अब यहां पे देखो भैया कि जो आपके पास डी फाई है, डी फाई की जगह पे क्या लिख दो भैया आप, ए डी बी। ओके, तो आपके पास एनर्जी कितना आ जाएगा भैया, एनर्जी जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, इंटीग्रेशन एन आई ऑफ टी। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा भैया, ए। ठीक है, ये हमने लेके आ गए। अब हमारा टारगेट है कि सर बी तो हम लेके आ गए, अब हमारा टारगेट है सर एच लेके आना है, कैसे भी करके। एच कैसे भी करके कैसे लेके आओगे बच्चे, हम सर स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। हम बात करेंगे सर स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। अगर स्टेप 3 को हम फॉलो करेंगे बच्चे, तो आपको पता है कि अगर ये आपको एमएमएफ को बताता है तो सर हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है लाइफ में कि B इक्वल टू म्यू एच होता है। अगर ये पढ़ा है तो आपको ये पता है कि सर यहां से H आ गया सर मेरे पास। ओके, B अपॉन म्यू। मैं इस H को है ना होल्ड करके रखूंगा, आप इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इस H को मेरे को इसकी जगह पे लेके आना है, इसकी जगह पे मेरे को H को लेके आना है। तो अब मैं क्या करूंगा सर, B इक्वल टू क्या होता है भैया, आप बोलोगे सर फाई अपॉन ए। ओके, क्योंकि B इक्वल टू फाई अपॉन ए, तो आप यहां पे लिख दोगे सर फाई अपॉन म्यू ए। ओके, अब देखो सर फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है भैया, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, सर दिस इज एमएमएफ, दिस इज एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, म्यू ए और रिलक्टेंस। अब सर हमको पता है कि हमारे पास एमएमएफ जो होता है वो एन आई होता है, एन आई ऑफ टी। ये हो गया सर डिवाइडेड बाय म्यू ए। अब देखो इस रिलक्टेंस की वैल्यू आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे भैया, एल बाई म्यू ए लिख सकता हूं ना, रिलक्टेंस की वैल्यू एल अपॉन म्यू ए लिख सकता हूं। अगर ये लिख सकता हूं बच्चे तो आप इसको और इसको आप कट भी कर सकते। तो सर अब देखो सर हमारे पास जो H का जो वैल्यू आया अब वो क्या आया भैया, एन आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई एल। तो यही तो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी बच्चों आपसे कि भैया H जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ओके, तो उसका तो पूरा फॉर्मूला ये होता है, वो ऐसे आता है H इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई एल। मैंने बोला था ना भैया कैसे आया, हम लेके आएंगे, आज लेके भी आ गए सर, एन आई डिवाइड बाई एल होता है सर। अब सर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, जो एन आई ऑफ टी है तो हम ऐसे करते हैं H इंटू एल हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सर H इंटू एल हम लिख सकते हैं। अगर H इंटू एल हम इसको लिख सकते हैं बच्चे तो आपको पता है सर जो आपके पास स्टेप 2 में एन आई टी है ना, इसकी जगह पे एच एल आप लिख दो सर, इसकी जगह पे एच एल आप लिख दो। इस प्रोसेस को हम इधर ही कर लेते। चलो बच्चों अब आपको दिख गया सर, अब हम प्रोसीड करते हैं सर स्टेप 4 के अंदर। स्टेप 4 के अंदर अब देखो यहां पे इस एन आई की जगह पे हम क्या लिख देंगे भैया, एच एल लिख देंगे। तो हमारे पास एनर्जी कितना आ जाएगा, एनर्जी कितना आया भैया, आप बोलोगे सर ये हो गया हमारे पास H और L और A और D। ओके, अब आपको पता है भैया कि सर लेंथ इंटू एरिया क्या होता है भैया, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, आपको पता है कुछ, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है भैया, वॉल्यूम होता है। अगर नहीं याद है तो आज याद रख ले, क्या होता है भैया, वॉल्यूम होता है। लेंथ इंटू एरिया क्या होता है भैया, वॉल्यूम होता है। लेंथ किसकी, कोर की, एरिया किसका, कोर का। ओके, जब एरिया उसका लेंथ उसकी तो वॉल्यूम भी किस में आएगा, इसी के अंदर आने वाला है भैया। तो अब हम लेके आ गए सर एनर्जी इक्वल्स टू
एनर्जी इक्वल्स टू एल क्रॉस ए को क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। ओके, तो आप लिख दोगे सर वॉल्यूम ऑफ कोर एरिया अंडर द एच और डी। अरे सर अब देखो सर, बहुत बड़ी बात हो गई सर। यहाँ पे देखो सर, ये एच बी आ गया हमारे पास और बी भी आ गया। सर ये ऐसा नहीं दिख रहा, दिस इज बी एच कर्व, बी एच कर्व जैसा नहीं दिख रहा। ये बी एच कर्व का एरिया आ गया भैया, बी एच कर्व का एरिया आ गया। आपने देखा बड़े ध्यान से, बी एच कर्व का एरिया आ गया। अगर बी एच कर्व का एरिया आ गया तो सर यहां पे आप वो क्लोज सर्कल है। ओके, क्लोज आपके पास जो भी वहां पे पाथ है वो क्लोज है, इसलिए मैं क्लोज इंटीग्रेशन के लिए इसको गोले से यहां पे शो कर रहा हूं। आप क्लोज इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, उसको इसी सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर नहीं पता हो तो आज याद रख लेना बच्चे। चलो ठीक है, हमने बात कर लिया सर, यहाँ पे वॉल्यूम लेके आ गए सर। हिस्टेरेसिस लॉस के अंदर हम वॉल्यूम लेके आने वाले हैं, इसीलिए तो मैंने बोला था भैया वॉल्यूम है ना हिस्टेरेसिस लॉस के अंदर आता है, थिकनेस एडी करंट लॉसेस के अंदर आता है। तो आज के बाद है ना ये मत भूल देना कि सर यहाँ पे जो आप ये पढ़ा रहे हो उसमें एडी करंट में आपके पास वॉल्यूम आता है। तो अब आप मेरे बच्चों को कभी भी है ना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम होगी क्या आज के बाद? आप वॉल्यूम एंड थिकनेस को लेके कभी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे क्या बच्चों? रमेश प्रजापति, हाय सर, गुड इवनिंग डियर, कैसे हो बच्चे? आज के बाद आप कभी भी वॉल्यूम को लेके अपना दिमाग खराब करोगे? नहीं करोगे, है ना? नहीं होगा ना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? वॉल्यूम कहां पे आया भैया? हिस्टेरेसिस लॉसेस के अंदर आया। ओके चलो ठीक है। तो सर अगर मैं यहां पे बात करूं आगे, इसको याद रखना थोड़ा सा। ओके, इसको याद रखना, ये वॉल्यूम किसका है? कोर का। तो चलो ठीक है, अब स्टेप 5 की ओर प्रोसीड कर जाते हैं। स्टेप 5। अब देखो बच्चे, एनर्जी आपने निकाल दिया, एनर्जी बाय वॉल्यूम ऑफ कोर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया भैया हमारे पास? एच। ये हो गया सर। अगर ये हमारे पास हो गया बच्चे, तो आपने देखो यहां से हिस्टेरेसिस लॉसेस भी कैलकुलेट कर दिया है। दिस इज एनर्जी पर वॉल्यूम। इसे क्या बोलोगे? दिस इज एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी पर वॉल्यूम। अब देखो सर, अब एनर्जी पर वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया? अब एनर्जी पर वॉल्यूम जब बच्चे हमारे पास आ गया, तो आप ये भी बोल सकते हो एनर्जी लॉस पर साइकिल, एक साइकिल में कितने एनर्जी लॉस होगी? तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ कोर, आप कैसे लिख दो? वॉल्यूम ऑफ कोर लिख दोगे सर, वॉल्यूम ऑफ कोर ओके, इनटू क्या करोगे बच्चे? आप करोगे एरिया ऑफ बी एच करो। ओके, आप लिख सकते हो एरिया अंडर द बी एच कर्व। ओके भैया देखो, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस में जो आता है ना, ओके क्या बोल रहे हो डियर? शॉर्ट बना लीजिए सर कॉपी को, सब समझा नहीं? क्या बोल रहे हो भैया? शॉर्ट बना लीजिए, मतलब समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हो? रमेश प्रजापति बाला, अरे बाला कल भी था यार, मतलब नाम चेंज हो गया क्या? कोई ना, बाद में समझा देना, मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या बोले हो। क्या भैया? अब सर यहाँ पे देखो, एनर्जी लॉस पर साइकिल वॉल्यूम ऑफ कोर इनटू एरिया अंडर द बीएच कर्व, ये हमारे पास आ गया। अब सर अगर मैं हिस्टेरेसिस लॉसेस की बात करूं, अगर हिस्टेरेसिस लॉस की अगर मैं बात करूं, दिस पीएच पोस्ट क्या हो जाएगा सर? एनर्जी लॉस पर साइकिल
आप कैसे लिखोगे, आप उसे कैसे लिखोगे बच्चे, कैसे लिखोगे बच्चे, ओके, डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम। सर टाइम इक्वल्स टू होता है सर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है सर तो यहाँ पे पुट करोगे तो एनर्जी लॉस पर साइकिल इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे भैया, डायरेक्टली क्या कर दोगे, हिस्टैरिसीस लॉसेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं, क्या इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूं, तो क्या लिख लेता हूं डायरेक्टली, वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर इनटू एरिया ऑफ बीएच कर्व, एरिया ऑफ बीएच कर्व, बीएच कर्व, ओके, इनटू फ्रीक्वेंसी। इतनी सी बात हो गई सर, ये बातें हमारे को समझ में आ गई सर, ओके ओके, क्या बोल रहे हो सर, अरे बहुत देर से आप बहुत खतरनाक खतरनाक चैटिंग कर रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो सर, क्या हुआ, हो गया, ओके, चलो ठीक है, मेरे को कुछ होगा, किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो भैया, किसी को कोई डाउट वाउट तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है ना कि आप डाउट को लेके बैठे हुए हो, एक बार सभी बच्चे बता दो, एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, हाँ सर डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके, तो फिर बोल दो, अगर किसी को डाउट हो, जिस भी स्टेप में आपको डाउट हो आप बोल सकते हो बच्चे, आप बेखौफ हो के आप बोल सकते हो, ओके, मैं आपका कमेंट ले लेता हूँ, बहुत देर हो गई यार बच्चे आपका कमेंट लिए हुए, कमेंट लेना जरूरी है, ओके, नो डाउट, ओके, बाकी के बच्चे क्लियर। किसी ने बोला कि सर मयंक वर्मा बोल रहे हो सर, स्टेप 4 को एक बार रिपीट कर दीजिए, ओके, चलो ठीक है, आपने बोला सर स्टेप 4 को हम रिपीट कर देते हैं, स्टेप 4 कहाँ पे है, हाँ सर, देखो भैया, यहां से स्टेप 3 से आपके पास ये तो आ गया था, ये तो आने के बाद इस Ni की जगह पे HL हमने पुट किया, तो यहाँ पे HL पुट किया तो HL इंटू ए इंटू डी बी, एच इंटू एल इंटू ए इंटू डी बी, और लेंथ, ये तो लेंथ होगी, ये एरिया हो गया किसका, कोर का, किसका, कोर का, तो लेंथ इंटू एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, कोर का, सब कुछ कोर का ही चल रहा है तो सब कुछ कोर का, ओके, लेंथ इंटू एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोर, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोर आपने बाहर ले लिया, और आपके पास ये क्लोज इंटीग्रेशन आपने कर दिया बच्चे, क्लोज, ये क्लोज क्यों लगाया, क्लोज इसलिए लगाया भैया, देखो आपके पास ये जो साइकिल बन रहा है ना पूरा, ये क्लोज बन रहा है ना पूरा का पूरा, एरिया अंडर द कर्व आप इसी के अंदर निकाल रहे हो ना, इसलिए मैंने उसको क्लोज लगाया, और इसे नंबर वो बहुत मेनी नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे, एक साइकिल के अंदर ये आपके पास जो नॉन लीनियर कर्व बना है बीएच कभी भी नहीं बन सकता, ये मोर नंबर ऑफ आपके पास साइकिल्स होंगे ऐसे, तब जाके आपके पास एक कर्व बना है, और ये क्लोज है ना, इसीलिए आपने उसको क्लोज से रिप्रेजेंट कर दिया भैया, ओके, चलो ठीक है, अब तो कवर होगी आपके पास ये, तो इसके बाद तो ये हमारे पास आ गया, यहां तक हम पहुंच गए थे, अब देखो सर, अब आते हैं हमारे पास चार्ल स्टेनमिट्ज, ओके, वो बोलते हैं कि सर मतलब आप भी कैसी बातें सिखा रहे हो, बच्चे अगर इतनी सारी चीजों को करेंगे तो कभी कंपटीशन को क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, तो स्टेनमर्च बोलते हैं कि सर आप ऐसा करो, आप हमारा एक फॉर्मूला यूज कर लो, अगर वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको बच्चे बना लेंगे, बच्चों ने सोचा ठीक है ना, मतलब जो चीजें आसानी से मिल जाए तो हम उसको कर लेंगे, आप भी तो वही करोगे ना सर, जो चीजें आसानी से मिल जाए हम भी वही करने जाएंगे, तो चार्ल्स स्टेनमैन ने जो बोला उसको आप फॉलो करोगे, ओके, तो आप बोलोगे सर के बाद आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोर आ गया, एरिया ऑफ बीएच कर्व आ गया, और फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गया, तो जैसे वहां पे ओके, जैसे वहां पे आया था, जैसे वहां पे आया था ऐसे यहां पे आप नोट करके लिख लोगे भैया, नोट करके लिख लोगे, नोट करके क्या लिख लोगे भैया, आपके पास जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो एक तो होगा आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी, ये कहां से आया भैया, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर एक्स, ये कहां से आया सर, अरे ये सर एरिया ऑफ बीएच कर्व है ना सर, बीएच कर्व, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है दिस इज प्लस बी आर, दिस इज माइनस बी आर, और आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी लिखी है, तो भैया ये आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, दिस इज बी मिनिमम, ये मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी है, ओके, तो आपने वहां पे लिख दिया सर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ओके, और आपके पास आया क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी आया, तो ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया, क्या आया और
वॉल्यूम ऑफ कोर आया, वॉल्यूम ऑफ कोर, इसको वोल्टेज को ही मत समझ लेना। तो सर ये हमारे को एक फॉर्मूला मिल गया। कहां से मिला? मिला तो उसी कर्व से है ना, मिला तो उसी कर्व से है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने अपना कोएफिशिएंट जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया यहां से। ओके, तो ये जो के है ना, दिस इज टेनमर्ट्स कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आप जब निकालोगे हिस्टैरिसीस लॉसेस तो आपका एक ही आने वाला है। ओके, निकाला तो इसी से ना, निकाला तो उसने पूरे कर्व को कैलकुलेट किया है। वॉल्यूम भी यहां से दिया उसने, फ्लक्स डेंसिटी भी यहां से लिया, फ्रीक्वेंसी भी यहां से लिया। उसने तो सिर्फ अपना कांस्टेंट यहां पे मल्टीप्लाई किया कि भैया ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो ठीक है, चलो, है ना। अब देखो, अब बोलोगे सर, अभी देखो बच्चे ने बोल भी दिया सर यहाँ पे b की पावर तो 1.6 होती है सर, कैसे बोल दूं मैं सर बच्चे कि 1.6 होती है? किसने बोला? देखो, इसने बोला, वो ऐसे भी बोलते हैं कि सर आप जो कोर यूज करते हो ना ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो सिलिकॉन स्टील का यूज करते हो, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हो। तो अगर आप सिलिकॉन स्टील का प्रीफर कर रहे हो ना सर, तो आप x का वैल्यू आप है ना 1.6 ही रखना और कुछ मत रखना, तभी आप आपका एक्यूरेट आंसर लेके आ पाओगे, वरना आंसर कभी भी लेके नहीं आ पाओगे, समझे। अदरवाइज आप क्या कर दो, अदरवाइज क्या करे सर, अदरवाइज आपको है ना भैया x का वैल्यू 2 ही करना पड़ेगा, x का वैल्यू आपको 2 ही करना पड़ेगा। तो अब इसका एक्यूरेट फॉर्मूला हो गया भैया, जो हम ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं सर कोर, वो सिलिकॉन स्टील का ही यूज करते हैं। और सर यहाँ पे 1.6 लगा देते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोर हम लिख देते हैं भैया। तो भैया क्लियर, सब कुछ क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का ना? एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या किसी को कोई डाउट है यहां तक? ओके भैया, x की वैल्यू आपकी 1.5 से आपकी 2 तक हो सकती है, 2 तक हो सकती है, चिंता मत करो। ओके, 1.5 से लेके 2 तक हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोर वहां पे यूज कर रहे हो। आप कोर जो यूज कर रहे हो सिलिकॉन स्टील का यूज कर रहे हो, तो सिलिकॉन स्टील में x का वैल्यू 1.6 होता है। शायद ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका था बेसिक में, अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो तो भैया मैं वहीं पे बोल रहा था, सीआरजीओ की कोई भी है ना कोर मत यूज कर लेना। सभी बच्चे आपको याद था सर सीआरजीओ की यूज करते थे, सर सीआरजीओ की यूज करते थे, सीआरजीओ की नहीं करते हो भैया ट्रांसफॉर्मर में, हम सिलिकॉन स्टील की यूज करते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना, इसीलिए आप यहाँ पे 1.6 यहाँ पे लगाते हो। चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये मटेरियल कौन सा है सर? सर ये मटेरियल सिलिकॉन स्टील है डियर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है भैया। ओके, चलो चलो, हाँ इसको स्टेनमर्ट्स कोएफिशिएंट बोलो या हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट बोलो, बात तो एक ही है ना। दिया तो चार्ल्स स्टेनमर्ट्स ने दिया ना, ओके, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे रखो। ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या हिस्टैरिसीस लॉसेस कोएफिशिएंट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, में ऐसी छोटी छोटी चीजों में तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं, इतने तो आप महारत हो यार, मैं तो आपको महारत हासिल है क्या, दिस इज इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सर कुछ केस 1 केस 2 की। ओके, केस 1, केस 1 अगर मैं बोल दूं कि सर आगे बढ़ू ना, ओके आगे बढ़ू ना, किसी को एक बार सभी बच्चे बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी किसी को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके अगर सीआरजीओ सर कोर बनेगा तब, ये कौन रमेश बोल रहे हैं सर, अगर सीआरजीओ कोर बनेगा तब सर क्या होगा? हाँ मतलब अब बताओ यार, मतलब रमेश मैं आपको क्या जवाब दूं, बताओ बच्चों क्या जवाब देना चाहिए, बताओ रमेश आप बताओ, आप शायद नए हो क्या? आप नए हो क्या बच्चे? आप आज ही आए हो क्या? कोई दिक्कत नहीं, अब आज ही आप आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ भैया वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन आप है ना पुराने वाले लेक्चर बच्चे जरूर वॉच करना, आपको इसका सारा वहां पे इसका रीजन आपको मिल जाएगा कि हम इसको यूज नहीं क्यों नहीं करते हैं। ओके, अगर लेकिन सारे लेक्चर आपको वॉच करने पड़ेंगे, एक लेक्चर से आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ पे बताइए, जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे वो चीजें बताई गई है। तो एक बार 10 से 12 लेक्चर है, आप उसको जरूर वॉच कर लेना। चलो ठीक है,
अब देखो भैया केस वन, सबसे पहले मैं बोल दूं कि जो बीएम होता है सर, बीएम होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भैया, वी बाई एफ। ओके भैया, इसको वॉल्यूम मत समझ लेना कोई, ये वोल्टेज है। ओके, ये वोल्टेज है, आप गलती कर दो कहीं पे, ये वोल्टेज है, ये वॉल्यूम नहीं है। अब भैया ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं बोल दूं केस वन के अंदर कि भैया जो बीएम है ये आपके पास कांस्टेंट, ये आपके पास कांस्टेंट, अगर बच्चे ये कांस्टेंट है तो आप बोलोगे कि सर v बाई एफ ये आपके पास कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। अगर सर ये भी हमारे पास कांस्टेंट होगा तो सर ये बताओ, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया, ये हमारे पास कांस्टेंट है पहले से, वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, तो भैया हिस्टैरिसीस लॉसेस किसके प्रोपोर्शनल हुआ भैया, आप बोलोगे सर हिस्टैरिसीस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी हो गया। अब सर अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हो तो आप यहां पे लगा दो सर, उसमें ए लगाया था एडी करंट में, यहां पे मैं क्या लगा देता हूं बी, और भैया ये हो गया हमारे पास बी और फ्रीक्वेंसी। चलो वो ये मत समझ लेना कि सर ये बी का मतलब फ्लक्स डेंसिटी है, भैया ये फ्लक्स डेंसिटी नहीं है, ये प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट है, दिस इज प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट, प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट। ओके, तो ये गलतियां मत कर देना, हो जाती है हमसे कभी कभी। ओके, दिस इज प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट, ये आपके पास फ्लक्स डेंसिटी नहीं है। अगर बच्चे मैं आपसे बोलूं केस टू की भी बात यहीं पे कर लेते हैं, अगर केस टू की बात हम यहाँ पे करें, आपसे बोल दूं बच्चे, आपसे बोल दूं कि भैया आपके पास फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, मैं बोल देता कि जो फ्लक्स डेंसिटी है दिस इज नॉट कांस्टेंट। ओके, नॉट कांस्टेंट। अगर सर ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास v बाई एफ भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो सर यहाँ पे वैल्यू पुट करो, bm की जगह पे वैल्यू पुट करो, तो आपके पास हिस्टैरिसीस लॉसेस कितना आ जाएगा सर, हिस्टैरिसीस लॉसेस इक्वल के एच हो जाएगा। ओके, ये प्रोपोर्शनल होता है v बाई एफ के, तो यहाँ पे आपके पास b है, तो यहाँ पे एक तो कोएफिशिएंट आएगा इसके साथ, अगर इस एक तो सर यहाँ पे जो आप हिस्टैरिसीस लॉसेस लिखोगे उसका एक तो हिस्टैरिसीस लॉसेस कोएफिशिएंट आएगा, और एक सर यहाँ पे जो b है उसका भी कोएफिशिएंट आएगा, क्योंकि उस प्रोपोर्शनल को हटाना है आपको, तो यहाँ पे के बी वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी की पावर 1.6, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोर था। अब देखो सर अगर यहाँ पे इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास के एच और के, ओके, वोल्टेज की पावर, वोल्टेज है ये ध्यान रखना, वोल्टेज की पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी की पावर 1.6। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोर। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वोल्टेज है ये वॉल्यूम है, तो आप गलतियां मत कर देना कभी कभी। देखो सर, अब देखो सर ये फ्रीक्वेंसी की पावर कितनी है सर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1.6 है, तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये 0.6 निकल के आएगा। कौन कौन बच्चे बोलते हैं कि सर ये 0.6 निकल के आएगा, तो सर हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस होगा। सर इसको भी मैं एक कांस्टेंट बोल देता हूँ, सबको एक बड़ा वाला कांस्टेंट बोल देता हूँ बड़े के से। ओके, ये सब कुछ कांस्टेंट है, ओके, इसलिए बड़ा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। वोल्टेज की पावर 1.6 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6। ओके बच्चे, अब गलती नहीं करोगे ना। ओके, ये लिख दिया आपने, लिख दिया, चलो आगे बढ़ो। केस 1, ओके, केस 1 एंड केस 2 ऊपर जाके -0.6 हो जाएगा डियर, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो -0.6। ओके, तो हमको किताबी कीड़े नहीं बनना। ओके भैया, इस फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाओगे, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो सर इसको ऊपर लेके चले, चलो ठीक है बच्चे, आप बोलोगे वैसे भी कर देंगे। अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो हमारे पास के आ जाएगा, वोल्टेज की पावर 1.6 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की पावर -0.6 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आपके पास दो केसेस हमारे पास कंप्लीट हो गए, एडी करंट लॉसेस हमने कंप्लीट किया, हिस्टैरिसीस लॉसेस हमने कंप्लीट किया।
दोनों चीजें हमारे को परफेक्टली अच्छे तरीके से हमारे को समझ में आए। अब देखो बच्चे, हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाओ, इस टेबल में लिखो सबसे पहले एडी करंट लॉस, यहाँ पे लिखो हिस्टैरिसीस लॉस, यहाँ पे लिखो भैया आयरन। तो सर ये हमने लिख दिया। अब देखो सर, यहाँ पे जो एडी करंट लॉस के अंदर एडी करंट का जो फॉर्मूला आया था वो के ई और बी एम का स्क्वायर, दिस इज फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, दिस इज थिकनेस का स्क्वायर। और सर हिस्टैरिसीस लॉस का जो अभी अभी हमने पढ़ा है वो आया के एच, ओके, के एच बी एम की पावर 1.6 और फ्रीक्वेंसी की पावर 1 और आपके पास वॉल्यूम ऑफ 4, ओके। अब सर जो आयरन लॉस होता है वो सर हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस होता है। क्या होता है बच्चे? हिस्टैरिसीस लॉसेस, क्या बोले सर, एक बार केस का शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू तो बता रहा हूं मैं, ओके। तो हाँ, आयरन लॉस इक्वल्स टू हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस होता है, ओके। इतनी सी बात सबको पता है। अब सर केस 1 में जब हमने कल पढ़ा था, केस 1 क्या था, देखो इस पेज में आपका पूरा कंक्लूजन आ जाएगा बच्चे, ओके। अब देखो केस 1 में हमने पढ़ा था कि सर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो आपके पास कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, तो आपके पास V बाई एफ भी आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सर इसका अगर एडी करंट लॉसेस कल हमने निकाला था, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, थिकनेस भी कांस्टेंट है, तो सर ये आ गया था हमारे पास ए एफ का स्क्वायर। आया था कि नहीं आया था? देखो कल जो भी नहीं आया था ना उनको भी समझ में आ जाएगा भैया। ये पेज, दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेज आपको याद होना चाहिए, और याद हो या नहीं हो लेकिन ये पेज जरूर याद होना चाहिए, कि ये आने वाले 10 मिनट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्योंकि इस 10 मिनट का मतलब है आपने पूरे 3 घंटे का लेक्चर आपने पढ़ लिया है, 3 घंटे का लेक्चर पढ़ लिया है इस 10 मिनट के अंदर, ओके। तो ये 10 मिनट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, ये हमने कर लिया। सर यहाँ पे भी अगर केस 1 की मैं बात करूं, अगर केस 1 की मैं बात करूं, ओके, तो केस 1 में क्या हो जाएगा सर, हमारे पास bm क्या हो जाएगा, bm आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो v बाई एफ भी आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपके पास कांस्टेंट हो गया, ये पहले से कांस्टेंट था, ये वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस आपने क्या लिखा सर, एक कांस्टेंट लगा के b और f। ये बी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है बच्चे, इसको कोई फ्लक्स डेंसिटी मत मान लेना, अगर मान लिया तो गलती कर बैठोगे। मैं इसलिए बार बार उन पॉइंट पे ज्यादा फोकस करता हूं जहां पे आप गलती कर सकते हो, ओके। ये बी प्रोपोर्शनल है भैया, प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट लगाया मैंने। आयरन लॉसेस इक्वल टू हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस होता है, तो आप आयरन लॉसेस इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ, ओके। अगर यहां से फ्रीक्वेंसी में कॉमन ले लूं और इसको डिवाइडेड कर दूं, आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ए एफ प्लस, ये लिख सकता हूं क्या बच्चे, क्या ये बच्चे ये चीज लिख सकता हूं मैं? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है भैया ये। अब ये आयरन लॉस भी आप इसे बोल सकते हो, इसे कोर लॉस भी आप बोल सकते हो बच्चे, ओके। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आने वाली है, कर्व भी आपसे पूछ लेता है भैया, कर्व भी आपसे पूछ लेता है। यहां पे दिख रहा है ना कर्व, यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी और पी आई बाई फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आपसे कर्व पूछता है तो कैसा आएगा सर? देखो ये जो आपके पास निकल के आया है ना सर, ये जो आपके पास रिजल्ट निकल के आया है, दिस इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो सर इसको मैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिख सकता हूं क्या सर? तो सर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है सर, और इंटरसेक्शन पॉइंट आपको जो C है वो B है सर। तो सर आप यहां पे बोल सकते हो कि यहां पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा B, ओके। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आपको यहां पे ये स्ट्रेट लाइन आपको मिल चुकी है सर। तो देखो सर इसका जो स्लोप होगा वो क्या आया सर हमारे पास, ए, दिस इज स्लोप।
इतनी सी बात बच्चों समझ में आई आपको? ये बात समझ में आ गई आपको आयरन लॉसेस के अंदर कैसे आपको ये ग्राफ आपके पास यहाँ पे ड्रॉ हुआ? भैया कहीं क्वेश्चंस इसी ग्राफ से होते हैं, ये आप देखोगे कहीं क्वेश्चंस आपके इसी ग्राफ से होंगे। तो आपके पास केस 1 से आपने चीजें सीख ली। ओके, चलो ए हो गया। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे, अब देखो यार यहाँ पे पेज में माएगी नहीं चीजें, माएगी नहीं तो फिर क्या करेंगे भैया? कोई दिक्कत नहीं सर, पेज में ट्राई करेंगे थोड़ा सा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लें क्या? ये तो समझ में आ गया, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो इसी पेज में करते हैं। चलो मेरा भी मूड है ना थोड़ा चेंज हो गया, तो टाइम है ना यार, मतलब इतना फ्रिक्वेंटली निकल गया मेरे को ही पता नहीं चला। अभी तो मेरे को क्वेश्चंस कराना है, मेरे को क्वेश्चंस कराना है। देखो सर, अब देखो सर, आपने बोला कि वहां पे कांस्टेंट मान लिया, अब मैं बोलता हूं नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो v बाई एफ भी आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो सर हमने यहां पे कल भी रिजल्ट निकाल चुके थे सर, वहां पे वैल्यू पुट करो ना सर, यहाँ पे v बाई एफ पुट करोगे तो एफ स्क्वायर नीचे आएगा, बी स्क्वायर ऊपर आएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट हो जाएगा तो बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा सर? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पूरा एक कांस्टेंट लगा देता हूं, बड़ा वाला कांस्टेंट, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आपके पास। ये सभी को समझ में आ गया क्या? एक बार बताओ, जिसको नहीं आया वो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ये मैंने कैसे लिखा? वोल्टेज का स्क्वायर, ये समझ में आया?